मूवी के स्टार्ट होते ही हमें कुछ साल पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर कुछ वर्कर्स माइन में काम कर रहे होते हैं, जिन पे नज़र रखने के लिए एक डॉक्टर भी वहां होता है। उसे भागते हुए आकर एक आदमी बताता है कि काम के दौरान वर्कर्स को कुछ रेडिएशन यानी कि कुछ शुआएं महसूस हुई है और उन्हें लग रहा है कि शायद यहाँ पर यूरेनियम है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उन्होंने फटाफट बड़ी बड़ी मशीनरी वहाँ पर मंगवा ली, जोर शोरों से काम शुरू कर दिया। लेकिन काम के दौरान वो ज़मीन देखते ही देखते नीचे अंदर घुसने लगी, यानी कि एक गुफा के वहाँ पर तैयार हो जाती है। तो डॉक्टर्स अपनी टीम को लेकर वहाँ गुफा में अंदर जाने लगते हैं। जमीन के अंदर बहुत नीचे जाने के बाद उन्हें बहुत बड़े जानवर का एक स्केलेटन मिलता है, जिसका बहुत बड़ा ढांचा होता है। डॉक्टर गौर करके देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि यह बहुत बड़े जानवर का स्केलेटन है और वो ये भी जान जाते हैं कि ये जानवर यहाँ पर सो रहा था। इसके ऊपर रोशनी पड़ने की वजह से ये जाग चुका है और वो जानवर केव से निकलकर समंदर की तरफ चला जाता है। दूसरी ओर जापान में हमें एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो कि फोन पर किसी से बात कर रहा था कि जिस गुफा से वो जानवर निकला था वहां से अर्थक्वेक होता हुआ यहाँ तक आ रहा है। उसका इस जगह पर एक प्लांट होता है। वो सोचता है अगर ऐसा ही चलते रहा तो मुझे यहाँ से मेरा प्लांट हटवाना पड़ेगा। तभी उसकी पत्नी वहाँ पर आती है। वो अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में वो उसे कहता है कि जो अर्थक्वेक के झटके आ रहे हैं ये मुझे कुछ अच्छी बात नहीं लग रही है, और ये भी कहता है कि तब तक तुम मेरे प्लांट के पास मेरी टीम के साथ रहो। उसके बाद वही साइंटिस्ट एक लैब में दिखाया जाता है जो कि पता लगा रहा था कि असल में ये अर्थक्वेक के झटके आ कहाँ से रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तो वो कहता है कि सबसे पहले सारी मशीनरी बंद कर दो, क्योंकि हम जानते ही नहीं कि ये झटके किस चीज़ के हैं, कहीं ये हमें और ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा अर्थक्वेक आने लगता है और साइंटिस्ट की पत्नी भी वहाँ पर आ जाती है। वो भागने लगती है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जो पॉइजनिस्ट होता है। साइंटिस्ट अपनी पत्नी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाती है और वो जहरीली गैस पूरी कैबिन में फैल जाती है। उसकी वाइफ भागते हुए कहती है कि दरवाज़ा बंद कर दो, कि ऐसा ना हो कि ये गैस यहाँ तक पहुँच जाए, और न चाहते हुए भी साइंटिस्ट को दरवाज़ा बंद करना पड़ता है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि पत्नी उसकी अंदर रह चुकी थी। उसके बाद वो आखिरी मैसेज अपने पति को देती है कि अपने बेटे फोर्ड का ध्यान रखना। उसके बाद वो पूरा का पूरा प्लांट तबाह हो जाता है। उनका बेटा फोर्ड भी अपनी आंखों से ये स्कूल से सब कुछ देख रहा होता है। अब दोस्तों 15 साल बाद का वक्त है जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ से शुरू होता है। फोर्ड था कि वो एक बड़ा होकर फौजी बन चुका था। कुछ ही महीनों की ट्रेनिंग के बाद वो घर पर वापस आ रहा होता है। उसकी शादी हो चुकी होती है और वो फ़ोन पर बताती है कि फोर्ड के डैड को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। फोर्ड अपने पिताजी से नफरत करता था क्योंकि वो सोचता था कि उसकी मदर की मौत उसके पिताजी की वजह से हुई है। फिर भी वो अपनी वाइफ के कहने पर वो उनसे मिलने चला जाता है और पुलिस से अपने फादर को छुड़वा लेता है। फिर वो घर पर आते हैं तो उसके फादर उसे कहते हैं कि बेटा वो एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि उसके पीछे बहुत खतरनाक रेडिएशन थी और वो सेम टू सेम चीज़ अभी भी हम फील कर रहे हैं। और इसी वजह से वो ऐसी जगह पर चला जाता है छानबीन के लिए कि जहाँ पर जाने के लिए पुलिस ने मना किया था, और वो अरेस्ट हो जाता है। और वो आगे बताता है कि मेरे दोस्त ने भी वही सेम फ्रीक्वेंसी नोटिस की है और वहाँ से बहुत ही अजीब व गरीब आवाज़ें भी आ रही है। तुम्हें वहाँ पर जाना ही होगा और छानबीन करनी ही होगी और साबित करना होगा कि वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। उस रोज प्लांट पे जो ब्लास्ट हुआ था वो एक रेडिएशन की वजह से हुआ था। फिर फोर्ड अपने फादर के साथ वहाँ पर जाता है और वो वहाँ पर यह बात नोटिस करते हैं कि वहाँ पर तो अब कोई भी जहरीली गैस या रेडिएशन नहीं है। तभी वहाँ पर फिर से पुलिस आ जाती है और उन दोनों को पकड़कर वहाँ से लेकर जाती है और वहाँ पर वही डॉक्टर उनको मिलता है जो मूवी के स्टार्टिंग सीन में दिखाया गया था। वो उस साइंटिस्ट से पूछते हैं कि तुम बार बार वो जगह पर क्यों जाते हो, तो वो सब कुछ बताने लगता है जो वो करना चाहता था। वो डॉक्टर ये बात सुनकर बहुत हैरान होता है क्योंकि उसको भी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पता नहीं होती है। कहानी में आगे बहुत बड़ी पत्थर जैसी दिखने वाली चीज़ पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और जब वो पत्थर हिलने लगता है तो वो लोग उसके ऊपर मिस्री फेंकते हैं, यानी कि बिजली के झटके उसको देते हैं। उसके बाद वो पत्थर टूट जाता है और उसमें से एक बहुत बड़ा क्रिएचर बाहर निकल कर आता है। वो क्रिएचर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और लोगों पर बिजली जैसी कोई चीज़ फेंक रहा था। और फिर ये दिखाया जाता है कि वो जानवर खुद को कैसे आज़ाद कर लेता है और उस प्लांट से बाहर भी निकल कर आता है। अगले दिन वहाँ पर कैप्टन आते हैं और वो कैद डॉक्टर को साथ में चलने को कहते हैं। तभी डॉक्टर कहते हैं कि वो साइंटिस्ट और फोर्ड को भी साथ में लेकर चलेंगे, लेकिन तब तक साइंटिस्ट बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो चुका था। आगे उनका हेड उनको बताता है कि ये क्रिएचर कोई आम क्रिएचर नहीं है, क्योंकि जब जमीन की रेडिएशन कम हो गई तो ये समंदर की गहराइयों में चला गया ताकि वहां से वो अपनी एनर्जी जुटा सके। तब वो आगे ये भी बताते हैं कि हमारी कंपनी को उसे ढूंढने के लिए ही बनवाया गया था। ये क्रिएचर तब से जिंदा है और आज तक नहीं मरा और उसका नाम गॉडजिला है।
और ये वही जानवर था जिसे लोग अभी तक अर्थक्वेक समझ रहे थे, और वो चलते चलते वहाँ जापान के प्लांट तक पहुँच चुका था, क्योंकि उसे ऐसी कोई जगह चाहिए थी जिससे वो बहुत ज़्यादा एनर्जी जुटा सके। तभी साइंटिस्ट की डेथ हो जाती है। तभी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारे टीम से आज ये मर चुके हैं तो कल को हमारी टीम से कोई और भी मर सकता है। अचानक वहाँ पर एक कॉल आती है कि समंदर से बहुत ही अजीबोगरीब रेडिएशन आने लगी है। तब वो ये समझ जाते हैं कि वो क्रिएचर वहीं पे मौजूद है, और वो क्रिएचर वहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब खा रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी। लेकिन उसके साथ साथ उन्हें वहाँ पर किसी और चीज़ के भी सिग्नल मिलने लगे थे। वहाँ पर कुछ लोग भेजे गए तो उन्हें पता चला कि समंदर से बहुत ही बड़ा जानवर बाहर निकल रहा है, जो कि अब शहर में आ चुका था, और बहुत ज़्यादा लोग उससे डरने लगे थे। उसी के साथ बहुत गुस्से में भरा हुआ गॉडजिला हमें दिखाया जाता है। तभी टीवी पर एक न्यूज़ आती है कि एक क्रिएचर गॉडजिला से बचकर भाग गया, और ये भी बताते हैं कि वो क्रिएचर समंदर में जाकर और भी क्रिएचर्स को अपने साथ बुला रहा है। तभी टीम का ये कहना था कि बहुत साल पहले हमें क्रिएचर के अंडे मिले थे, उसी अंडे में से निकलकर एक क्रिएचर जापान के उस प्लांट में गया था, और हम नहीं जानते कि दूसरे अंडों का क्या हुआ, जबकि उसे उसी जगह पर सेफली रखवा दिया गया था। जब वो तहकीकात करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि उस अंडे में से वो जानवर निकल कर कहीं और चला गया है, और वहाँ से निकलकर वो क्रिएचर किसी सिटी में जाकर तबाही मचा रहा था। अभी 1 से 2 क्रिएचर हो गए थे, इनको पुलिस ढूंढ रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर्स दूसरे क्रिएचर की फुटेज टीवी पर देख रहे होते हैं। वहाँ पर वो ये बात नोटिस करते हैं कि इस क्रिएचर के तो पैर ही नहीं है, जैसे कि पहले क्रिएचर के थे, और ये बात भी उन्हें पता चलती है कि ये फीमेल है, और वो पहला वाला क्रिएचर मेल था। और फोर्ड भी जो कि फौजी था, तो उसे आर्मी के साथ हर जगह भेज दिया जाता है ताकि वो क्रिएचर्स को रोक सके। दूसरी ओर हमें कैप्टन बताता है कि वो क्रिएचर बहुत ही ज़्यादा तबाही कर रहे हैं। तभी हेड कहता है कि इन्हें हमें बहुत ही खतरनाक बॉम्ब से उड़ा देना चाहिए। तो कैप्टन ये कहते हैं कि इससे उसे फ़ायदा होगा, क्योंकि उसे न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए, इस वजह से वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तब हेड कहते हैं कि इसके सिवा अब हम क्या कर सकते हैं, हमें रिस्क तो लेना ही होगा। तभी वो दोनों क्रिएचर समंदर की ओर आगे बढ़ते हैं ताकि वो रेडिएशन अपने अंदर ले सके और अपनी एनर्जी को फुलफिल कर सके, और समंदर की गहराई से उन्हें बहुत ज़्यादा रेडिएशन मिल भी गई। तभी गॉडजिला दूसरी ओर से उन्हें मारने के लिए आता है, और ये सब लोग भी समंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब को भी अपने साथ लेकर चलते हैं, और फोर्ड भी इस चीज़ पर नज़र रखे हुए था। अब वो बड़ा बॉम्ब उन्होंने एक बोट पर रखा होता है। तभी एक मेन क्रिएचर आकर उनके ऊपर अटैक कर देता है, और वो न्यूक्लियर बॉम्ब उठाकर वहाँ से चला जाता है। अब वो दोनों क्रिएचर उस बॉम्ब को लेकर वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर चले गए थे, क्योंकि अब उन्हें वो चीज़ मिल चुकी थी जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलने वाली थी। आर्मी और उस हेड का ये पूरा प्लान जाया हो चुका था। तब वो ये सोचने लगते हैं कि अब ऐसे में हमसे कुछ नहीं होगा, तो शायद गॉडजिला ही हमारी जान बचा सकता है। तभी आगे दिखाते हैं कि शहर में वो क्रिएचर बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा रहे थे, और लकीली वहाँ पर गॉडजिला आ जाता है, और आर्मी भी वहीं पर थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि गॉडजिला इस क्रिएचर के सीधे सामने आ जाता है। वो देखने में दोनों बहुत ही ज़्यादा बड़े थे। वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, और लड़ते लड़ते वो बहुत सारी ह्यूमन मेड चीज़ें डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। सब लोग अपनी अपनी जान बचाकर पीछे हटते हैं। यहाँ पर अभी सिर्फ मेल क्रिएचर मौजूद था, तो गॉडजिला उससे आसानी से लड़ पा रहा था। गॉडजिला अब उस क्रिएचर को मारने ही वाला होता है कि पीछे से फीमेल क्रिएचर आकर उसके ऊपर अटैक कर देती है, और अब गॉडजिला इन दोनों से अकेला लड़ रहा था। ऐसे में ये दिखाते हैं कि गॉडजिला को उन दोनों को मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तभी ये दिखाया जाता है कि अंडरग्राउंड आर्मी को जमीन के नीचे बहुत ही ज़्यादा अंडे मिलते हैं, जो कि फीमेल क्रिएचर ने दिए थे। अब आर्मी एक अंडे के ऊपर बॉम्ब लगाकर टाइमर लगाती है। उस बॉम्ब को ब्लास्ट किया जाता है, और सबके सब अंडे उस ब्लास्ट में फूट जाते हैं। तब मेल और फीमेल दोनों क्रिएचर ये देखते हैं तो उन्हें अंडों की फिक्र होने लगती है, और वो दोनों गॉडजिला को छोड़कर उस तरफ भागने लगते हैं। उस धमाके से गॉडजिला को फायदा होता है, क्योंकि उस धमाके की रेडिएशन गॉडजिला के अंदर एनर्जी के तौर पर जा रही थी। गॉडजिला उसी एनर्जी को इस्तेमाल करके उस एनर्जी को अपने मुंह से उन क्रिएचर्स के ऊपर फेंक देता है। अब गॉडजिला बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था, और वो दोनों क्रिएचरों से आसानी से लड़ पा रहा था। और यहाँ पर गॉडजिला मेल क्रिएचर को मार देता है, और ये देखते हुए फीमेल क्रिएचर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो पहले से गुस्से में थी क्योंकि आर्मी ने उसके सारे अंडे फोड़ दिए थे। तभी वो फोर्ड की तरफ बढ़ती है, लेकिन गॉडजिला उसको पीछे से आकर पकड़ लेता है, और उसका मुंह खोलकर अपने मुंह की सारी रेडिएशन उसके मुंह के अंदर से उसकी बॉडी में डाल देता है, जिस वजह से उसको बहुत पेन होता है और वो मर भी जाती है। अब फोर्ड भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, तो आर्मी उसे ठीक करने के लिए अस्पताल लेकर जाती है। एंड में हमें गॉडजिला दिखाया जाता है। तभी सब लोग ये समझ रहे होते हैं कि वो मर चुका है, लेकिन वो थका हुआ था और अपनी
आंखें बंद कर कर लेटा हुआ था कि अचानक वो उठता है और समंदर में जाने के लिए चलने लगता है। इनफैक्ट वो यहाँ पर किसी को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया था। उसकी दुश्मनी सिर्फ उन खतरनाक क्रिएचरों के साथ थी। अब जैसे कि उसने उन दोनों को मार दिया था तो वापिस वो समंदर में चला जाता है और अब ये दिखाया जाता है कि फोर्ड भी अपनी पत्नी और बच्चे के पास वापिस चला जाता है। वो उन्हें मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसी के साथ मूवी की एंडिंग हो जाती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।